हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला चैप्टर ये कम्युनिकेशन स्किल्स वो हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट आए या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून पॉसिबल। और ये जो नोट्स हैं इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस पीडीएफ में अटैच करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। वहां से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आप टेलीग्राम पर फॉलो करके इनको डाउनलोड कर लेना। और बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स विदाउट एनी देरी। ओके, अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इजी चैप्टर है। सेशन 1 से स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ये जो है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब है कुछ शेयर करना। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स, आइडियाज, एक्सप्रेशन, नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं अभी अपने आइडियाज को, थॉट्स को, नॉलेज को बेसिकली एक्सचेंज कर रही हूँ, है ना। यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन वाया द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप कम्युनिकेशन की वजह से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, लिख के शेयर कर सकते हो, बोल के शेयर कर सकते हो, किसी दूसरे मीडियम से भी शेयर कर सकते हो। आप कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो ट्रांसमिटिंग। अब ट्रांसमिटिंग क्या होता है, जैसे आपने कोई मैसेज लिखा, ठीक है, आप सेंडर हो, आपने मैसेज को सेंड किया, आप जो है उस मैसेज को किसी मीडिया के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू दूसरे को, रिसीवर को पहुंचा रहे हो। अब वो मीडिया जो कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, इस तरीके से। लिसनिंग, दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, लिसनिंग। लिसनिंग मतलब जो रेसिपिएंट है, जो सामने वाला है, वो अटेंशन से उस मैसेज को समझे। और फीडबैक का मतलब क्या है कि जब रिसीवर को मैसेज पूरी तरीके से समझ में आ गया तो उसने आपको कुछ फीडबैक दिया कि यस ही अंडरस्टूड द मैसेज, तो वो होता है फीडबैक। ठीक है, अब कम्युनिकेशन साइकिल के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है सेंडर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। फिर होता है मैसेज, मैसेज में वो सारी इंफॉर्मेशन लिख देता है जो भी उसको दूसरे को बतानी है। फिर होता है एक चैनल, जिस चैनल के थ्रू मैसेज जो है वो रिसीवर तक जाता है। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको मैसेज सेंड किया जाता है, और जब उस सामने वाले पर्सन को मैसेज समझ में आ जाता है तो एक्नॉलेज करता है, फिर मैसेज को रिस्पॉन्स करता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये एक फिगर है जिसके थ्रू हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, चैनल के हिसाब से 2 टाइप की होती है, नॉन वर्बल और एक वर्बल। ठीक है, वर्बल के भी पार्ट है ओरल, रिटन। ओरल के भी 2 पार्ट है, फेस टू फेस और डिस्टेंस, है ना। और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होती है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारे लिए जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, हम सिर्फ वही वाली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा सेशन 2 स्टार्ट होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम बोल के वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बली अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है, एक तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जब 2 लोगों के बीच में बात चल रही होती है, कम्युनिकेशन चल रही होती है, चाहे फॉर्मल तरीके से हो या फिर इनफॉर्मल तरीके से हो, वो होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन में लिखित वर्ड्स का होना इंपॉर्टेंट होता है। वो लेटर्स की फॉर्म में, फ्लायर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल, एसएमएस, मैसेज, ऑनलाइन डिस्कशन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और रिटन कम्युनिकेशन में 2 या 2 से ज्यादा लोग या फिर पार्टीज जुड़े हो सकते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जब 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप हो, उसे स्मॉल, उसमें जो डिस्कशन होती है, जो बातचीत होती है, उसमें हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इस एक्टिविटी में सब के सब एंगेज होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक कम्युनिकेशन। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं, और एक पर्सन बोल रहा है और सभी लोगों को सुन रहा होता है, उसे हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फायदे हैं, एक तो कम्युनिकेशन बहुत कम टाइम में हो जाती है, फीडबैक जल्दी मिल जाता है, इससे पता चल जाता है कि हाँ जो भी मैंने बातचीत करी है वो सभी लोग समझ गए हैं, और अगर कोई भी गलती हो जाती है तो हमें उसे क्लैरिफाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में इमोशंस विजिबल होते हैं, मतलब बोलते हैं एक दूसरे के इमोशंस दिखते हैं कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो कभी कभी किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम कॉज भी कर देते हैं। इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये कहीं
प्रमाण नहीं है, हम कह देंगे कि नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। इसकी वजह से कुछ इश्यूज कॉज हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। अब वर्बल कम्युनिकेशन में हम कैसे खुद को मास्टर कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने जो भी आपको बोलना है उसके बारे में, अपने टॉपिक के बारे में सोचो और बहुत अच्छे तरीके से उसमें आइडियाज लगाओ कि मैं कैसे अपनी बातों को लिसनर्स को समझा पाऊंगा या समझा पाऊंगी। एक इफेक्टिव तरीका से सोचो, अपने टॉपिक को समझो एंड यू शुड राइट डाउन कि आपको क्या क्या कहना है। जो भी आपने प्लान किया है उसको लिख लो, क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो और स्पीड ऐसी रखो, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, मॉडरेट स्पीड रखो, ठीक है। बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज टू द पॉइंट, पॉइंट वाइज जो जो आपको बोलना है वो अच्छे से बोलो। सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट ना करो, कॉन्फिडेंट हो और आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करो, सीधे स्टैंड स्ट्रेट, ओके, और अटेंटिव रहो, फ्रेंडली रहो। नाउ विल मूव फॉरवर्ड सेशन नंबर 3 विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है कि हम इसमें बातचीत नहीं कर रहे, ना तो हम कम्युनिकेशन इसमें रिटन वर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, ना फिर हम स्पोकन वर्ड्स के थ्रू यूज कर रहे हैं। हम जो है अपने इंफॉर्मेशन को और मैसेजेस को कैसे शेयर कर रहे हैं एक अलग तरीके से, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, दैट इज विदाउट द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। अब कैसे करते हैं वो ऐसी कम्युनिकेशन, वो देख लेते हैं। हमारी बॉडी जो है वो बहुत, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी के एक्सप्रेशंस होते हैं, फेस जिसमें बॉडी के मोशंस आ गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आर्म के मोशंस आ गए, दूसरे मोशंस आ गए, उसके वजह से भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर मैं ऐसे से कर रही हूँ दैट मीन्स क्या है कि मैं नो बोल रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे से कर रही हूँ, नॉड कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे जो बॉडी के मोशंस होते हैं, फेस के मोशन, आर्म के मोशंस जो होते हैं, वो 55% कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम जो वॉइस यूज करते हैं, हमारी जो टोन होती है, हम जो रुक रुक के बोलते हैं, ये कुछ दूसरे नॉन वर्बल साइंस है जिसकी वजह से, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ तो दैट मीन्स क्या है कि मुझे समझ में आ रही है आपकी बात, ठीक है, आई एम एग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग। तो ये जो है वॉइस टोन और जो पॉजेज हैं उससे भी 38% कम्युनिकेशन जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। वर्ड्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेट, अगर हम वर्ड्स का देखें तो वो सिर्फ 7% ऑफ द केसेस में यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का? जैसे मैं जेस्चर्स करूँ, बॉडी के मोशंस करूँ, जैसे मैं ऐसे गुड बाय कर रही हूँ आपको या फिर हाई कर रही हूँ, ठीक है, और मैं जो हूँ ऐसे पॉइंट कर रही हूँ अपनी फिंगर्स किसी की तरफ, तो मैं पॉइंट कर रही हूँ। एक्सप्रेशन, जैसे मैं हैप्पी हूँ तो मैं ऐसे स्माइल कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ तो मतलब मैं सैड हूँ, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज कि मैं कैसे मतलब मैं कॉन्फिडेंस शो कर रही हूँ, इफ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, और मैं जो हूँ अच्छे से सुन रही हूँ दूसरे की बात, दैट मीन व्हाट कि मैं उसकी बातों में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो होती है बॉडी लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होती है, इसमें जो है हम अपने मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं विद शोइंग द पिक्चर्स, इमेजेस, और ये जो है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। जैसे जब भी आप रोड पे चलते हो तो आपको कई सारे साइंस दिखते हैं, कंस्ट्रक्शन का साइन दिखता है, NHAI का साइन दिखता है, नो पार्किंग जोन का साइन दिखता है, और ये दिखता है कि CCTV सर्वेलेंस के अंडर हो आप, इस तरीके से। तो ये जो है इसमें कम्युनिकेशन की नीड नहीं होती, आपको एक साइन पिक्चर्स के थ्रू बता दिया जाता है कि व्हाट दे वांट टू से टू यू, है ना। अब हम आते हैं सेशन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन साइकिल और फीडबैक का इंपॉर्टेंस, ठीक है। कम्युनिकेशन साइकिल वैसे हमने ऊपर पढ़ लिया था कि पहला सेंडर होता है, उसके बाद मैसेज होता है, ये वाला। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक देख लेते हैं। फीडबैक क्या होता है? ये कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि थैंक यू सो मच, हमें समझ में आ गया, या फिर वी क्लियर, यू मेड दिस कंसेप्ट क्लियर टू अस, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये एक फीडबैक है जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया, तो दैट इज फीडबैक, है ना। एक अब इसमें टाइप्स ऑफ फीडबैक होता है। सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इसमें क्या होता है कि मैं आपको, जैसे मुझे किसी ने समझाया है, मुझे मेरी टीचर ने एक लेक्चर दिया है और उन्होंने मुझे पूरा अच्छे से बताया कि मुझे किस फील्ड में इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पर मेरी गलती है और मैं कैसे कैसे उसको और अच्छे से कंप्लीट कर सकती हूँ। उसमें उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्टिव बहुत लंबे से तरीके से बताया कि मुझे कैसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो जो बहुत डिटेल में बताया जाता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक।
नेक्स्ट है स्पेसिफिक फीडबैक, जिसमें हमें जो है सिर्फ ये पता चलता है कि हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, इस तरीके से स्पेसिफिक हो गया। और जनरल फीडबैक में हमें जो है वो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इसमें बस हमें एक सिंपल सी चीजें बता दी जाती है, गुड जॉब, अच्छा किया, यू डिड ग्रेट, बस इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, इससे हमें समझ में आता है कि सबने बहुत अच्छे से सुना है, मोटिवेट करने करता है। जैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि हमें समझ में आ गया, तो इट मोटिवेट्स मी कि मैं और वीडियो बनाऊं, है ना, अपनी टीचिंग मेथड को और अच्छा करूं। लर्निंग जो है इससे मिलती है कि हमें और कहाँ इंप्रूव करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अच्छे से कम्युनिकेट करने में कुछ बैरियर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन से होते हैं, जब जैसे कम्युनिकेटर जो होता है, बोलने वाला जो होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसे एक फीडबैक मिले, ताकि वो जो मैसेज प्रोवाइड कर रहा है उसे पता चल जाए कि जो रिसीवर है उसको अच्छे से मैसेज समझ में आया है नहीं आया। फीडबैक नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। और कुछ कॉमन बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं कोई जैरगन का यूज कर दूं, जैसे कोई टेक्निकल वर्ड बोल दूं जो आपको समझ में ही ना आए, तो आपको लेक्चर ही समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने कुछ ऐसी टर्म यूज कर दी, कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया जिसका मीनिंग ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, तो उसमें समझ नहीं आएगा सामने वाले को कि ये कह क्या रही है, ठीक है। और कुछ इमोशनल चीजें, अगर मैं यहीं पर ही इसी वीडियो में कुछ अलग अलग से इमोशंस दिखाने लग जाऊं, आपको स्टीरियोटाइप्स की बात करूं, तो भी आप समझ नहीं पाओगे, है ना। आप मेरा व्यू पॉइंट नहीं समझ पाओगे अगर मैं इमोशंस का यूज करती हूँ। जैसे और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, मेरे तरीका कुछ और है, मैं आपको कुछ और समझाना चाहती हूँ, लेकिन आप परसीव अलग वे में कर रहे हो, कि जैसे मेरा मोटिव है कि मैं आपको इस तरीके को लेकर अवेयर करूं, लेकिन आप जो डिफरेंट एंगल से देखते हो, दैट इज परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट में डिफरेंट होना, है ना। फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण, जैसे अगर हियरिंग प्रॉब्लम है किसी को, या फिर किसी को बोलने में दिक्कत है, तब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाते कभी कभी, है ना। लैंग्वेज में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले की बात जो है, सामने वाले का जो स्टाइल है बोलने का, जिसको हम एसेंट बोलते हैं, वो भी समझ में नहीं आते। एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सामने वाले को एक्सपेक्ट होता है कि अब तो इसे यही बोलना है, ठीक है। और अगर आप उससे अलग तरीके से बोल जाते हो तो फिर वो जो है आपको गलत समझने लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कल्चरल डिफरेंस जो है, कल्चर जैसे अलग अलग होता है, जैसे नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन का कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट सोशल सेटिंग्स होती हैं और वहां पे हम अच्छे से इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं समहाउ, जब तक हम फेमिलियर नहीं हो जाते, तो दैट इज कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। अब हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स के थ्रू कैसे हम ओवरकम करें, कैसे इन कम्युनिकेशन बैरियर को हटा के हम कैसे अपनी डिस्कशन को इफेक्टिव करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना चाहिए कि सामने वाले क्या कह रहे हैं, कोई भी एसेंट हो अच्छे से सुनो, क्या पता आपको उसकी बात समझ में आ जाए। सिंपल लैंग्वेज में यूज करो, कोई जैरगन कोई टेक्निकल वर्ड का यूज मत करो। आप फीडबैक दो कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है, ठीक है, इस तरीके से। और कौन कौन से पॉइंट है, ओरिएंटेशन करो, पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दो अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले। सूटेबल लैंग्वेज का यूज करो जो कि सबको समझ में आए, अच्छे से सुनो और अपने रिसीवर को जानो कि इसे समझ में आया नहीं आया, फीडबैक प्रोवाइड करो। इस तरीके से आप जो है बैरियर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आर बेसिकली कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि हम कैसे एक रिटन अच्छी सी रिटन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन कर पाए। ये कुछ रूल्स होते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन कर पाए। और 7 C's में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो देखो कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। आपको मैसेज अगर भेजना है तो वो पूरा अच्छे से भेजना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके रेसिपिएंट जो आपको सुनने वाले हैं, जिसके पास आपका मैसेज पहुंचना चाहता है, उनका माइंडसेट कैसा है, तो अपने मैसेज को उसी तरीके से आपको एडजस्ट करना चाहिए। और जब भी नेसेसरी हो तो एक फुल कम्युनिकेशन में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। कंप्लीट अगर आप कम्युनिकेशन देते हो तो बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कौन बेटर डिसीजन करेगा, ऑडियंस, रीडर्स, रिसीवर ऑफ द मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट 7 C's की उसमें आता है लिस्ट में कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब कि वर्डीनेस। कम्युनिकेशन जो है वो आपको सबसे
मतलब कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वर्ड्स में आपका पूरा डिटेल में मैसेज चला जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉस्ट सेविंग भी होगा, टाइम सेविंग भी होगा और अननेसेसरी वर्ड्स जो है वो हट जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज क्लैरिटी। आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसका मैसेज का ऑब्जेक्टिव आपका समझ में आना चाहिए। इससे क्या होगा, समझ में भी दूसरों को आराम से आएगा और दूसरे के आइडियाज एंड थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मतलब कि आप पर्टिकुलर हैं, एक तरीके से आप मैसी से फजी से नहीं शो कर रहे हैं, आपका मैसेज क्लियर है, कंक्रीट है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस शो हो रहा है, ठीक है। और आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हो, आपके वर्ड्स जो क्लियर है, आपकी रेपुटेशन बनेगी और आपके मैसेज को मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। अगला है करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब कि क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन में कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट करेक्ट और वेल टाइम पे मैसेज आपका होना चाहिए, कम्युनिकेशन करेक्ट होनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा और ऑडियंस पे एंड रीडर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है कि आप जो है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है, आप जो है अपनी ऑडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप अपने ऑडियंस के इमोशंस को हार्म नहीं कर रहे हो। आपको ऐसी टाइप की मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहिए। आपको अपने ऑडियंस के नीड के हिसाब से अपने वर्ड्स को मॉडिफाई करना चाहिए। अगला एंड लास्ट है कॉर्टेसी। कॉर्टेसी मतलब कि courtesy message implies that the sender should show the sender's expression as well as should respect the receiver। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि आपका एक्सप्रेशन भी उस मैसेज के अंदर शो हो, साथ ही साथ आप रिसीवर को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। आपको पोलाइटली, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव और एंथुसियास्टिक तरीके से अपने मैसेज की लैंग्वेज को मॉडिफाई करना चाहिए। सेशन नंबर 6 इज राइटिंग स्किल्स या फिर पार्ट ऑफ स्पीच। अब कुछ बेसिक ग्रामर ही है इसके अंदर। सेंटेंस क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट मीनिंग को शो करते हैं। तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, पूरा मीनिंग ये शो करता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो, राम इज गोइंग टू द लाइब्रेरी, राम इज द सब्जेक्ट, इज गोइंग टू द लाइब्रेरी इज प्रेडिकेट, और ये पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आई एम आउट ऑफ पेपर फॉर द प्रिंटर, विल यू हेल्प मी विद द मैथ्स होमवर्क, इस तरीके से। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये शेयर कर देता है, ठीक है, और इसके अंदर दो या दो से ज्यादा सेंटेंस होते हैं। जैसे आई ड्रोव टू द ऑफिस एंड आई वॉक टू द कैबिन, इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंजक्शन और इसमें पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन बताई हुई है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि अगर उसे आप सिंगली भी यूज करो तो उसे वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो पूरे अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करता, वो किसी दूसरे इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे ऑल्दो राम हैड सम डाउट ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल, ये हमें पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन ऑल्दो राम हैड सम डाउट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। इस तरीके से फ्रेजेस क्या होते हैं, ये भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कभी भी पूरा मीनिंग समझाते नहीं है, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज, एपोस्टिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, जेरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, बस इतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में क्या होता है, इसके कुछ सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात हो रही है और प्रेडिकेट की वो जिसके बारे में बात हो रही है वो उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि स्पीच को अच्छी करने के लिए या फिर राइटिंग को अच्छी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्रामेटिकल टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि वर्ब जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रन, जंप, रीड। और उसके बाद होता है नाउन। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। एडवर्ब क्या होती है, ये वर्ब के साथ लगती हैं और वर्ब का अच्छे से मीनिंग समझाती हैं। जैसे स्लोली, ही स्पीक्स स्लोली, स्पीक क्या हो गया, वर्ब को अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं स्लोली, इस तरीके से। एडजेक्टिव, ये नाउन के बारे में क्वालिटीज बताते हैं, जैसे कि बिग कार, इस तरीके से। कार इज नाउन और बिग जो है उसकी क्वालिटी हो गई। उसके बाद प्रोनाउन जैसे अब नाउन को तो बार बार यूज नहीं कर सकते, जैसे द काउ इज स्टैंडिंग, द काउ इज ऑफ वाइट कलर, द काउ गिव्स अस मिल्क, इस तरीके से हम काउ बार बार यूज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हमने इट लगा दिया, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है
कि जिस जो भी थिंग्स हैं वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इट शोज द रिलेशनशिप। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल के, बुक और टेबल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। कंजक्शन मतलब जब हमें दो सेंटेंस को जोड़ना होता है, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, अनटिल, अनलेस, बिसाइड, बिसाइड्स, इस तरीके से। और इंटरजेक्शन क्या होता है, जिसमें फीलिंग्स होते हैं, जैसे वाओ, ओ माई गॉड, इस तरीके से। आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हो अब आप, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हो, चाहे वो करंट न्यूज़ है, रिसेंट की न्यूज़ है, कि वो फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है। उसके बाद पैराग्राफ कैसे लिखते हो, पैराग्राफ मतलब कि आप बहुत सारे सेंटेंस लिख देते हो एक लॉजिकल, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर, वो होता है पैराग्राफ, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।